हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम सिविल अपराइजिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो 1857 के रिवोल्ट से पहले जो भी और जिस जिस प्रकार की भी सिविल अपराइजिंग्स हुई उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कहाँ कहाँ हुई और किन किन मेजर एरियाज में वो सिविल अपराइजिंग्स हुई थी, और उसी के साथ साथ कि क्या क्या उनके मेन कारण थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, तो इनके क्या क्या कारण थे, क्या क्या इनके बीच में फैक्टर्स रहे और क्या क्या कॉमन फैक्टर्स रहे, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पीजेंट्स मूवमेंट विथ रिलीजियस ओवरट्यून्स। तो अब हम पढ़ते हैं कि पीजेंट मूवमेंट्स के मेन कारण क्या क्या थे। तो इनमें थे, फर्स्ट हम बात करते हैं द इंक्रीज रेंट्स ऑफ लैंड एंड द मनी लेंडर्स ग्रीडी वेज। कि जो जो ब्रिटिशर्स के जो परमानेंट सेटलमेंट टाइप जो सिस्टम्स चल रहे थे, या फिर जो उनके सेटलमेंट टाइम सिस्टम चल रहे थे, रेंट रेवेन्यू सेटलमेंट टाइम सिस्टम चल रहे थे, तो उनकी वजह से जो रेंट्स थी वो लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और साथ ही साथ जो मनी लेंडर्स थे वो भी अपना जो शेयर्स अच्छा बढ़ाना चाहते थे और अच्छी तरह से वो भी कमाना चाहते थे। इस वजह से जो मनी लेंडर्स थे वो भी जब धीरे धीरे रेंट की मात्रा, जब रेंट प्रीजेंट के ऊपर बढ़ा, तो उस वजह से उन्हें बोरो करने पड़ते थे मनी लेंडर्स के पास से, ताकि वो जो जमींदार हैं उनको उसके पैसे चुका सके। लेकिन जब वो मनी लेंडर्स के भी नहीं चुका सकते थे, तो उनके मनी लेंडर्स वगैरह थे तो वो उनकी लैंड वगैरह कॉन्फिस्केट करने स्टार्ट कर दी, और उन्हें अपने लैंड से ही हटा दिया, और साथ ही साथ में वो अपने लैंड पे ही टेनेंट्स के रूप में रहने लगे। वो वहाँ पे कार्य करने लगे और साथ में ही उसी के साथ उनका कर्जा चुकाने लगे। तो इसके मेन कुछ कारण ऐसे रहे कि जो रेंट भी एक इसका मेन इंपॉर्टेंट कारण था। तो हम इसमें फर्स्ट जो एक अपराइजिंग इंपॉर्टेंट अपराइजिंग है जिनके बारे में हम बात करते हैं, नरकबेरिया अपराइजिंग्स, जिसमें दो दो व्यक्ति हैं, मीर निथार अली और तितू मीर। इन ये दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था इसमें, जिन्होंने, जो कि वेस्ट बंगाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपराइजिंग जिसे माना जा सकता है, जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो तो हिंदूज थे, और साथ ही साथ में जो पीजेंट्स थे वो मुस्लिम थे। तो जो उन्हें इन्होंने तितू मीर और मीर निथार अली ने, इन दोनों ने मुस्लिम्स को इंस्पायर किया कि अब हमें रिवोल्ट करना चाहिए, हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। इस वजह से इन्होंने आवाज़ उठाई, और उसी के साथ साथ जो ये लैंडलॉर्ड्स थे वो इनके ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर बियर टैक्सेस भी लगाया करते थे। इस कारण भी उन्होंने आवाज़ उठाना उचित समझा। उसी के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे वो वहाँ पे इंडिगो इंडिगो भी प्लांट करते थे, और इंडिगो प्लांट करने के साथ साथ उनके ऊपर फोर्सफुली उनसे इंडिगो प्लांट करवाया जाता था। इस कारण जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ भी उन्हें उन्हें गुस्सा था, और साथ ही साथ जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ भी उन्हें गुस्सा था। इसलिए इसे फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग भी कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड, जिसे द पागलपंथीज बोलते हैं। ये एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था, जिसमें कि जो हम मेघालय के इलाके में चलते हैं, वहाँ पे जो हाजोंग और गारो ट्राइब्स हैं, जिन्हें कि वहाँ पे उनके मैमानसिंह एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रिवोल्ट किया गया। उसी के साथ साथ इसके रिवोल्ट के मेन जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे वो थे करमसा। ये रिवोल्ट जो रेंट के लिए, जो रेंट उनके ऊपर हाई रेंट होती थी उनके खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया था, इसे को जो 1825 टू 1835 तक ये चला। उसके बाद में हम थर्ड की बात करते हैं, वो फैराइजी रिवोल्ट, जो कि एक मुस्लिम्स हुआ करते हैं, या फिर एक मुस्लिम सेक्ट है जिसकी फाउंडेशन हाजी शरीयत अल्लाह और फरीदपुर के द्वारा ईस्टर्न बंगाल में रखी गई थी। जिसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, या फिर जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वो उनके ऊपर बियर टैक्सेस लगाते थे। इस कारण इन्होंने आवाज़ उठाई, और ये 1838 टू 1857 के बीच में ये रिवोल्ट चला। उसके बाद हम फोर्थ रिवोल्ट की बात करते हैं, वो है मोपला अपराइजिंग, जो कि हमारे साउथ में या फिर हमारे केरला के एरिया में मालाबार रीजन की बात है। यहाँ पे जो ये अपराइजिंग्स हुई थी, जिसका मेन कारण था हाई रेवेन्यू डिमांड, और साथ ही साथ में रिडक्शन ऑफ फील्ड साइज, जिसको ये लगभग 1836 टू 1854 तक इन्होंने 22 बार इन्होंने रिवोल्ट किया। उसी के साथ साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पीजेंट्स रोल है, जो कि 1857 के समय, कि 1857 के समय जो पीजेंट्स थे उनका क्या क्या रोल था, और हम इसके पहले पढ़े हैं कि जो पीजेंट्स हैं उनके रिवोल्ट के क्या कारण थे, और उन्होंने कहाँ कहाँ पे रिवोल्ट किया। ये इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जो पीजेंट्स हैं उनका रोल 1857 में क्या रहा उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये कि ये सम एरियाज़ में ही था, ज़्यादा एरियाज़ में नहीं होने के कारण, और जिसका मेनली अगर हम इम्पोर्टेंट या फिर एक मेन फोकस एरिया माने तो वो वेस्टर्न यूपी था, जिसके बारे में हम पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो
ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स के क्या-क्या कारण थे और कौन-कौन से ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं। जिसमें हम बात करते हैं कि डिफरेंट कॉजेज़ फॉर मैनलैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल रिवोल्ट्स, क्योंकि अगर हम बात करें तो ट्राइब्स होती हैं, वो एक फॉरेस्टेड लैंड में होती हैं और साथ ही साथ में जो वहाँ के जो ट्राइब्स के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर ब्रिटिशर्स की नज़र थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं तो वो है ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। तो ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट की जो पहुँच थी वो फॉरेस्ट तक पहुँच चुकी थी। इस कारण जो ट्राइब्स थी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था और वो जो एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चरलिस्ट ट्राइब्स हुआ करती थी। इस कारण वो जो ट्राइब्स थी वो अपनी लैंड भी उनकी उनके हाथ से जाती जा रही थी। इस कारण उन्हें भी लगा कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। उसी के साथ-साथ जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक उनकी प्रैक्टिस हुआ करती है। हम बात करें हमारे ईस्ट की तरफ, तो ये एक प्रैक्टिस है जिसमें फॉरेस्ट को जला दिया जाता है और फिर उस लैंड पे जो लैंड वहाँ पे खाली की गई है, उस लैंड के ऊपर खेती की जाती है और उसके अगले साल फिर वहाँ की जब फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो फिर उसके बाद में दूसरी जगह की जो फॉरेस्ट को जलाया जाता है और फिर वहाँ पे इस खेती की जाती है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल इस फॉरेस्ट के ऊपर हो गया तो उन्होंने इस प्रैक्टिस के ऊपर पाबंदी लगा दी और साथ ही साथ में उन्होंने टिम्बर यूज और ग्रेजिंग के लिए भी उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप टिम्बर्स का भी और ग्रेजिंग भी आप मतलब जो जानवर उन्हें भी चराई भी नहीं करवा सकते हैं। इसलिए जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर पाबंदी लगाना भी इसका एक मेन कारण माना जा सकता है। उसके साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन बाय पुलिस, ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने जो पुलिस थी वो पुलिस भी गवर्नमेंट के लिए ही काम करती थी या फिर जो जैसे ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे, उनके लिए काम करती थी। वो ना कि पब्लिक के लिए काम करती थी और साथ ही साथ में ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स का तो काम यही था कि उन्हें तो अपनी जेबें ठीक से भरनी है। उसी के साथ साथ हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो इंटरफेयर इन ट्राइबल जनरल लॉज, जो कि ट्राइबल्स के लॉज हुआ करते थे, उनके जो कोड्स हुआ करते थे और साथ ही साथ में उनके जो रिलीजन्स हुआ करते थे। लाइक जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज की हम बात करते हैं अगले पॉइंट में, कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भी ट्राइबल एरिया में प्रेजेंट थे। जो उन्हें लग रहा था ट्राइब्स को कि यार ये हमारे हमारे जो रिलीजन है उसके ऊपर ये आघात कर रहे हैं, ये हमें कन्वर्ट करेंगे, हमें बदलेंगे और हमारे ऊपर अपना जो रिलीजन है उसे हमें थोपेंगे। तो इन्हें भी ये उन्हें गुस्सा इस चीज़ के लिए उन्हें गुस्सा हुआ और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स, कि क्या ऐसे कारण थे या फिर क्या किस प्रकार की इनकी आइडेंटिटी हुआ करती है। ट्राइबल आइडेंटिटी और एथनिक टाइज जी, इस कारण की उन्हें जो ट्राइब्स थी वो अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए उन्होंने ये रिवोल्ट किया। उसी के साथ साथ इम्पोजिशन ऑफ लॉज बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे कि हमने पहले बात की कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी और ग्रेजिंग और उसी के साथ साथ जो टिम्बर्स कलेक्ट करते थे उनके ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। उसी के साथ साथ मेसिया लाइक फिगर्स टू एनकरेज दियर पीपल्स टू रिवोल्ट, जैसे कि कोई एक व्यक्ति हुआ और उसने सभी जो ट्राइब्स थी, अपनी जो मेन ट्राइब्स थी उसे आवाज़ उठाने के लिए कहा। उसी के साथ-साथ उन्होंने जो इसी मेसिया का उन्होंने सपोर्ट किया सभी ट्राइब्स ने। इसलिए हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन-कौन से जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हमारे मेनलैंड में, उसकी हम सबसे पहले हम बात करते हैं। जिसमें है पहाड़ियाज़ रिबेलियन, जो कि एक प्रकार से एक मार्शियल क्लास ऑफ पीपल्स है, जो कि राजमहल हिल्स में हुई, जहाँ पे ये रिवोल्ट 1778 में किया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं चुआर अपराइजिंग, जो कि हमारे मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट और बांकुरा डिस्ट्रिक्ट का एक ट्राइब है, जहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट किया। जिसका मेन कारण ये था कि वहाँ पे फेमाइन था और फेमाइन होने के बावजूद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू डिमांड्स थी। इस कारण जो चुआर्स थे उनके पास इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ और इस कारण उन्होंने ये अपराइजिंग की। जो अपराइजिंग ये 1766 टू 1772 तक चली और उसके बाद अगेन ये 1795 टू 1816 तक चली। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि चुआर्स वर द प्रोमिनेंट इन मनभूम एंड बाराभूम। ये जो मनभूम और बाराभूम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे चुआर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उनको जो 1768 में जो जिन्होंने इनको आर्म्स उठाने के लिए कहा वो थे जगन्नाथ सिंह, जो जमींदार ऑफ गढ़चिला, जिनको लगा कि जो ये चुआर्स हैं इनके जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है और उसी के साथ साथ इनको भी अपनी जमींदारी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाने के लिए इन्हें मजबूर किया। उसके बाद में हम बात करते हैं
नेक्स्ट हम चुआर अपराइजिंग के बारे में बात करते हैं तो उसमें 1771 में जो चुआर सरदार थे श्याम गंजन ऑफ ढाका, जो कि ढाका के अंदर जो एक सरदार थे श्याम गंजन, और उसी के साथ साथ सुबल सिंह ऑफ कलियापाल और दाबराज रोज इन रिबेलियन, उन्होंने रिबेलियन किए थे उन्होंने। उसके बाद में इस रिबेलियन को सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद में 1798 में फिर से इन्होंने रिबेलियन किया। इसमें थे दुर्जन सिंह जो कि जमींदार ऑफ रायपुर हुआ करते थे। ये इनके समय के इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट इसे अपराइजिंग माना जा सकता है। उसी के साथ साथ में 1798 में इसमें जो 1500 चुआर्स थे वो एक जो वायलेंट एक्टिविटी में इन्हें सपोर्ट किया, इस कारण इन्हें फिर से सप्रेस कर दिया गया। ये ऐसे ही ये रिवोल्ट्स चलते रहे और फिर अंत में इसे जाके सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, या फिर थर्ड हमारे जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ उसके बारे में बात करते हैं, वो है कोल म्यूटिनी जो कि 1831 में हुई, जिसमें कि छोटा नागपुर, रांची एंड सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मनभूम, इन इलाकों में ये कोल म्यूटिनी हुई। कोल एक प्रकार की एक ट्राइब है जो कि इन इलाकों में रहा करती है, जिसमें कि 1831 की बात करते हैं हम। तब की बात में यह है कि जो कोल जो ट्राइब्स थी उनकी जो हेरिडिटरी लैंड हुआ करती थी, उसको जो आउटसाइडर थे उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें से हिंदू थे, सिख थे, मुस्लिम फार्मर्स थे, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। और उसी के साथ साथ जो मनी लैंडर्स थे उनके ऑपरेसिव वेज थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब इनको परेशान किया करते थे और वो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस की डिमांड करते थे। इस कारण 1831 में जो कोल्स थे उन्होंने बूदो भगत की लीडरशिप में रिवोल्ट किया, जिसके बाद इन्होंने जो आउटसाइडर्स थे जो वहाँ की लैंड को परचेज कर रहे थे या फिर लैंड जिन्हें ट्रांसफ़र कर दी गई थी उन्हें वहाँ पे मारा, और उसी के साथ साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा जो रिवोल्ट किया और उसके ऊपर इन्हें जो मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद में इस यहाँ पे पुरानी व्यवस्था फिर से रिस्टोर हो पाई। उसके बाद में हम फोर्थ अपराइजिंग की बात करते हैं, वो है हो एंड मुंडा अपराइजिंग जो कि 1820 टू 1837 तक चली, जिसमें कि राजा फरहाद ऑर्गेनाइज हो ट्राइबल्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। जो सिंहभूम था उसकी ऑक्यूपेशन वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेने के बाद जो राजा फरहाद थे उन्होंने हो ट्राइब को इसके खिलाफ ऑर्गेनाइज किया कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाने चाहिए, जिसको ये फिर से इन्होंने 1831 में फिर से इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि ये रिबेल हुआ और उसके साथ साथ जो मुंडा और छोटा नागपुर थे उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। उसके बाद में जो फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी उनके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। उसके बाद 1999 टू 1900 तक मुंडाज ने अगेन जो बिरसा मुंडा थे, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, उनके अंडर में ये रिवोल्ट किया है, जिसे उलगुलान के रूप में भी जाना जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ जो रिबेलियन हुआ उसको में द संथाल रिबेलियन जो कि 1855 टू 56 तक चला, और इसे मोस्ट प्रोमिनेंट एक ट्राइब रिवोल्ट माना जा सकता है, जिसमें कि जो जो राजमहल हिल्स के जो जो ट्राइब्स थी उन्हें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा था, और जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे और जो मनी लेंडर्स थे वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए ये रिवोल्ट जमींदार के खिलाफ हुआ। और उसी के साथ साथ जब यहाँ पे जो जमींदार के खिलाफ हुआ तो यहाँ पे एंटी ब्रिटिश मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। इस वजह से यहाँ पे जो ब्रिटिश थी वो सप्रेस करने के लिए आई, और जो इसके मेन लीडर थे वो थे सिद्धू और कानू, जिनको जो फिर इस रिवोल्ट के बाद में या फिर इस रिवोल्ट के परिणाम के बाद में, क्योंकि इसका परिणाम बहुत ज़्यादा हार्श निकला, बहुत संथाल्स की डेथ हुई और इसी के साथ साथ ब्रिटिश आर्मी को भी बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। इस वजह से जो भागलपुर और राजमहल के जो डिस्ट्रिक्ट थे उन्हें ऑटोनॉमस घोषित कर दिया गया, और इसी के साथ साथ इस रिवोल्ट को 1856 तक सप्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ अपराइजिंग जो कि खोंड अपराइजिंग है, जो कि 1837 टू 1856 तक चली। यह अपराइजिंग जो चक्रा बिश्नोई थे उनकी लीडरशिप के अंडर में लड़ी गई, जिसमें हमें बात करते हैं जो ओडिशा के जो श्रीकाकुलम का इलाका था और उसी के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का इलाका था, वहाँ पे जो कंपनी के रूल थे उसके खिलाफ ये रिवोल्ट हुआ। उसी के साथ साथ जो खोंड थे उनकी भी हेल्प करने के लिए और अलग अलग ट्राइब्स पे जैसे गुमसूर, कालाहांडी जैसे इलाके से भी ट्राइबल्स आए, और उन्होंने जो क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो जो ट्राइबल्स के जो प्रैक्टिस हुआ करती थी उनके ऊपर भी इन्होंने उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की, जैसे कि वो ह्यूमन सेक्रीफाइस किया करते थे, और उसी के साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनके ऊपर न्यू टैक्सेस लगाए, और जो जमींदार थे उनका भी इनके एरिया में एंट्री हुई, इस कारण भी इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इन्होंने रिवोल्ट किया, उसके बाद में सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद हम सेवन्थ रिवोल्ट की बात करते हैं, वो है कोया रिवोल्ट, जो कि हमारे ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक या फिर आंध्रा के अंदर जहाँ पे खोंड सारा चीफ्स इनके द्वारा रिबेल किया गया, जो कि इन्होंने बार बार रिबेल किया, जैसे कि 1803 में, 1840 में, 1845 में, 1858 में, 1861 और
1862 में। उसके बाद में इन्होंने तोमास होरा के अंडर में 1879-80 में फिर से रिवोल्ट किया और उसके बाद में इन्होंने 1886 में फिर से राजा अनंत यार के अंडर में रिवोल्ट किया। इसके बाद में हम एट रिवोल्ट की बात करते हैं, जो है भील रिवोल्ट, जो कि हमारे वेस्टर्न घाट में मौजूद है, जैसे कि हमारे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन इलाकों में जो भील्स हैं वो मौजूद है। इन्होंने रिवोल्ट किया, जो कि क्योंकि जो माउंटेन पासेस हुआ करते थे वो इनके कंट्रोल में हुआ करते थे और उसी के साथ साथ ये वहाँ पर जो रॉबरी वगैरह कार्य किया करते थे। लेकिन जब कंपनी आई तो कंपनी ने जो भील्स थे उनसे उनके पासेस का जो अधिकार था वो छीन लिया। इस कारण इन्होंने 1817 और 1917 टू 19 तक इन्होंने रिवोल्ट किया कंपनी के खिलाफ, जिसमें कि इनके मेन कारण थे क्योंकि ये फेमाइन को फेस कर रहे थे, उसी के साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और मिस गवर्नमेंट की वजह से इन्होंने फिर से रिवोल्ट किया। उसके बाद में 1825, फिर से 1831 और फिर 1846 में। उसके बाद में 1913 में जो गोविंद गुरु थे वो साउदर्न राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से थे, उन्होंने भी उनके अंडर में भी भील्स ने फिर से रिवोल्ट किया। जिसके बाद में हम 9th अपराइजिंग की बात करते हैं, वो है कोली राइजिंग, जिसमें कि हम ये व्हील्स के ही नेबर हुआ करते थे जिन्होंने बार बार में इन्होंने भी बार बार में रिवोल्ट किया, जैसे कि 1829, 1839 और 1844-48 में। जो कि इनका मेन कारण ये था कि ये यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था, इनके पास किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं होने के कारण इन्होंने ये अपराइजिंग की। जिसके बाद में हम 10th जो राइजिंग है उसके बारे में बात करते हैं, वो रामोसी राइजिंग, जिसमें कि जो एक हिल ट्राइब है वेस्टर्न घाट की, जिनके की जो अनेक्सेशन की जो पॉलिसी चल रही थी उसके खिलाफ इनमें गुस्सा था। और साथ ही साथ में जो ये रामोसी थे, ये जो मराठास थे, वहाँ उनके पास में एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयज़ के रूप में काम किया करते थे। लेकिन जब मराठास का अनेक्सेशन हुआ तो इनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा और इन्होंने अपना जो लाइवलीहुड था वो भी खो दिया। इस कारण इन्होंने 1822 में जो चित्तूर सिंह के उनके अंडर में रिवोल्ट किया और उसी के साथ साथ जो उनका एरिया था वहाँ पे प्लंडरिंग की, जैसे कि सतारा के पास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1825 टू 26 तक इन्होंने उमाजी नायक को पूना और उनके साथ जो सपोर्टर थे बापू त्रिम्बकाजी सावंत, उनके अंडर में भी इन्होंने रिवोल्ट किया और फिर अगेन 1839 में इन्होंने अगेन रिवोल्ट किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो हम पहले ये पढ़ चुके हैं वो मैनलैंड के थे हमारे, अब हम नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल मूवमेंट्स उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि खासी अपराइजिंग, जो कि मेघालय की एक ट्राइब है, जिसमें जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो गारो और जैन के हिल्स थे वहाँ के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपेशन कर लिया और वो साथ ही साथ चाहते थे कि वो ब्रह्मपुत्र वैली और सलहट के बीच में एक रोड लिंकिंग भी बनाए, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आउटसाइडर्स थे उन्हें उस रीजन में लाया गया ताकि वो वहाँ पे रोड लिंक बना सके। लेकिन ये जो वहाँ की जो ट्राइब्स थी उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने तीरथ सिंह के अंडर में रिवोल्ट किया और साथ ही साथ में जो 1833 तक जो इंग्लिश की जो मिलिट्री फोर्स थी उसने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया और उनको जो अधिकार था वो अधिकार भी उन्हें नहीं दिया गया और साथ ही साथ जो खासीस थे उन्होंने ये रिवोल्ट फिर से करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं सिंह फोर्स रिबेलियन, जो कि असम में हम अर्ली 1830s की बात करते हैं, उस समय ये रिवोल्ट हुआ, जिसमें 1839 में जो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे उनकी डेथ हुई, इसकी वजह से ये अपराइजिंग हुई और 1843 में ये उनके जो ये सिंह फोर्स के जो चीफ हुआ करते थे निरंग पिद्दू, उनके अंडर में ये रिवोल्ट किया गया, जिसमें कि जो ब्रिटिश गैरिसन के ऊपर अटैक करना और साथ ही साथ में जो बहुत से सोल्जर्स थे उनकी भी हत्या करना इसमें शामिल था। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब जो स्मॉलर और भी बहुत से ऐसे रिवोल्ट्स थे जिनके, जैसे कि मिसमीज का रिवोल्ट जो 1836 में हुआ, खामती रिबेलियन जो कि असम में था 1839 टू 42 में हुआ और लुसाइज का जो कि 1842 टू 44 तक ये रिवोल्ट हुआ, जो कि ये सभी जो रिवोल्ट्स हैं ये हमारे ईस्टर्न इंडिया के रिवोल्ट हैं, जो कि यहाँ ईस्टर्न इंडिया की जो ट्राइब्स थी उनके जो रिवोल्ट है। हम नेक्स्ट बात करते हैं सिपोई म्यूटिनी। जैसे कि हम बात करें तो 1857 के रिवोल्ट को भी एक प्रकार की सिपोई म्यूटिनी कहा जाता है, लेकिन उसमें जो सिविल्स थे उनकी भी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, इस कारण इसको एक प्रकार से केवल और केवल सिपोई म्यूटिनीज नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो अब आज हम बात करने वाले हैं वो सिपोई म्यूटिनीज है, ये स्पेसिफिकली सिपोइज के द्वारा की गई थी, जिसके मेन कुछ कारण थे कि क्या क्या कारण रहे होंगे, कि क्या क्या इनके कारण थे कि इन्होंने सिपोइज ने रिवोल्ट किया, जिसका हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हम मेन कारण मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इन पेमेंट एंड प्रमोशंस, क्योंकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे या जो जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको अच्छी मात्रा में पेमेंट दिए जाते थे और साथ ही साथ में प्रमोशन के लिए भी ये बहुत आगे होते थे। लेकिन जो हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे
उन्हें किसी इन सभी में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ना ही उनके लिए अच्छा पेमेंट था और ना ही उन्हें प्रमोशन दिया जाता था। उसी के साथ साथ जो इंग्लिश ऑफिशियल्स थे वो भी इनके साथ मिसट्रीटमेंट किया करते थे, वो इन्हें हमेशा बैकवर्ड लुकिंग या फिर बैकवर्ड बोला करते थे और उसी के साथ साथ ये इन्हें इनके जो रिलीजन थे उनके ऊपर भी उन्हें आघात किया करते थे। उसी के साथ साथ जो थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं वो रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू पे फॉरेन सर्विस अलाउंड वाइल फाइटिंग इन रिमोट रीजन्स। जब ये दूसरे इलाकों में या फिर ऐसे ऐसे इलाकों में भेजा जाता जहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा होता था, इन्हें फाइट के लिए भेजा जाता था, तो जो गवर्नमेंट थी वो इन्हें जो फॉरेन सर्विस अलाउंस थी वो भी देने के लिए तैयार नहीं होती थी, जबकि जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उन्हें ये अलाउंस दिया जाता था। और उसी के साथ साथ जब लॉर्ड कैनिंग के समय या फिर लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आए, उन्हीं के समय जब एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया जो कि 1856 में आया, उस रिवोल्ट के अनुसार कहा गया कि जो हिंदू सिपोइज हैं, जो जो बाहर इन्हें अगर कहीं पे फाइट के लिए या फिर कहीं पे जो वॉर्स लड़ने के लिए भेजा जाएगा, अगर आउटसाइड इंडिया इन्हें भेजा जाएगा, तो इन्हें किसी प्रकार का या फिर इन्हें मना करने का हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि तब ये कहा जाता था कि अगर आप एक समुद्र को पार करते हैं या फिर अगर आउटसाइड आप सी जाते हैं तो आप अपना रिलीजन खो देंगे, इसलिए भी ये एक मेन इनका कारण था। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि 1806 में वेल्लोर में म्यूटिनी हुई, जैसे कि कौन कौन सी ऐसी म्यूटिनीज थी जो इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में हम बात करें तो 1806 में फर्स्ट वेल्लोर की म्यूटिनी हुई, और 1844 में जो बंगाल आर्मी थी उसने भी जो म्यूटिनी की, क्योंकि जब वो सिंध की तरफ नहीं जाना चाहते थे लेकिन उन्हें सिंध की तरफ भेजा जा रहा था, इसलिए जो बंगाल आर्मी थी जो उसके सिपोज थे उन्होंने भी म्यूटिनी की। उसके बाद हम बात करते हैं 1824 जो कि बैरकपुर छावनी के जो सिपोज थे उन्होंने रिवोल्ट किया, क्योंकि उन्हें बर्मा भेजा जा रहा था और वो नहीं चाहते थे कि जो वो सी को क्रॉस करके जाए, क्योंकि वही बात कि जब अगर आप समुद्र को क्रॉस करके जाएंगे तो आप अपनी कास्ट को लॉस कर देंगे या फिर अपनी कास्ट खो देंगे, इस कारण भी उन्हें ये डर था। उसी के साथ हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट म्यूटिनीज हुई जो कि 1857 के रिवोल्ट से पहले हुई थी, जिसमें कि 1764 में सिपोइज इन बंगाल जो कि बैटल ऑफ बक्सर के समय जो अवध के जो सिपाही थे या फिर जो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स की तरफ जो सिपाही थे, जो भारतीय ब्रिटिशर्स की तरफ सिपाही थे, उन्होंने रिवोल्ट किया कि हम हमारे जो भाई लोग हैं उन्हीं को नहीं मारेंगे, इसलिए फर्स्ट जो सिपाही रिवोल्ट माना जाता है वो 1764 का। सेकंड हम बात करते हैं कि 1806 में वेल्लोर म्यूटिनी हुई, जहाँ पे जो सिपोज थे उन्होंने जो उनके सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर जब ब्रिटिशर्स ने आघात किया तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसी के साथ साथ 1824 में 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट में रिवोल्ट हुआ, 1825 में ग्रैंडियर कंपनी इन असम में रिवोल्ट हुआ, और उसी के साथ साथ 1838 में सोलापुर में ये रिवोल्ट हुआ, जिसके और भी बहुत से जो म्यूटिनी जैसे कि 34 नेटिव इन्फेंट्री, 22nd नेटिव इन्फेंट्री, 66th नेटिव इन्फेंट्री, 30th नेटिव इन्फेंट्री, जहाँ पे 1844, 1849, 1850, 1852 रिस्पेक्टिवली इनमें ऐसे रिवोल्ट होते रहे। और इसी के साथ साथ जो म्यूटिनीज थी वो ज़्यादा अपना अपना ज़्यादा स्प्रेड ज़्यादा नहीं कर पाई या फिर वो एक प्रकार से लोकली ही रही, और उसी के साथ साथ इन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रश कर दिया गया। जिसके हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कि जो ये पीपुल्स अपराइजिंग उनकी क्या क्या वीकनेसेस थी, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वो है लोकलाइज डिफरेंट टाइम पीरियड, क्योंकि ये एक लोकल एरिया में हुई, ज़्यादा इनका स्प्रेड था नहीं, और उसी के साथ साथ जो टाइम पीरियड था वो भी अलग अलग था, जैसे कोई 1806 में हुई, कोई 1854 में हो रही है, कोई 1856 में हो रही है, कोई 1852 में हो रही है, कोई 1848 में हो रही है, ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड में ये अपराइजिंग्स हुई। इस वजह से भी इनका कोई ज़्यादा इफेक्ट जो ब्रिटिशर्स के ऊपर नहीं हुआ। उसी के साथ साथ हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं वो है मोस्टली अरोज आउट ऑफ द लोकल ग्रीवेंसेज, जिनका मेन कारण ये था कि जो लोकली जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनकी वजह से, जैसे कि हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड या फिर उनके रिलीजन के ऊपर किसी प्रकार की कोई आघात करना या फिर जो आउटसाइडर्स से उनका अंदर आना, तो ये सभी के मेन अलग अलग कारण थे। इनके कोई भी एक नेशनल ग्रीवेंस नहीं होने के कारण ये सक्सेस नहीं हो पाई, और उसी के साथ साथ ये एक प्रकार से लोकलाइज ही बन के रह गई। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं वो लीडरशिप सेमी फ्यूडल इन कैरेक्टर, बैकवर्ड लुकिंग, ट्रेडिशनल इन आउटलुक, क्योंकि जो इनके लीडर्स थे वो एक प्रकार से जमींदार हुआ करते थे या फिर ऐसे जमींदार जिनकी लैंड छीन ली गई थी, वो जमींदार हुआ करते थे क्योंकि उन्हें गुस्सा था और वो चाहते थे कि जो जो पुरानी जो गवर्नमेंट चली आ रही है, जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही है वो उनको वापस मिल जाए, जैसे उनके लैंड उन्हें वापस मिल जाए, और इसी के साथ साथ वो एक रूलर के अंडर में वर्क करने लग जाए, जिस इस कारण उन्हें जो ट्रेडिशनल इन आउटलुक भी कहा गया है। तो इस वजह से जो जो उनके जो लीडरशिप थी वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए काम
कर रही थी। उसके साथ साथ हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो है नॉट नेशनल कैरेक्टर ऑफ रिवोल्ट एंड नॉट ए नेशनल प्रॉब्लम और रीजन। ये किसी प्रकार का कोई नेशनल कैरेक्टर नहीं था, क्योंकि नेशनल प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे एक लोकलाइज प्रॉब्लम की वजह से ये रिवोल्ट हुए, और इस कारण ये नेशनल प्रॉब्लम नहीं हो पाई, और नेशनल प्रॉब्लम नहीं हो कारण इसको नेशनल कैरेक्टर नहीं मिल पाया, और इसी प्रकार इन्हें किसी भी प्रकार का जो आउटसाइड सपोर्ट था वो नहीं मिल पाया। उसी के साथ साथ हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, दीज रिबेलियंस वर सेंचुरीज ओल्ड इन फॉर्म एंड आइडियोलॉजिकली कल्चरल कंटेंट, जिसमें कि इसके मेन कारण ये थे कि जो ये रिवोल्ट्स थे वो बहुत पुराने थे, और उनका मेन कारण ये था कि उनकी जो आइडियोलॉजिकल और वो कल्चरल जो कंटेंट था, इसकी वजह से वो ये रिवोल्ट्स हुए थे। इस कारण ये रिबेलियन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते थे। उसी के साथ साथ इनके पास ओल्ड वेपन जैसे स्वॉर्ड्स वगैरह से फाइट की जाती थी, इनके पास किसी प्रकार की कोई गन्स या फिर कैनन्स वगैरह नहीं हुआ करती थी। ओल्ड मेथड्स जैसे कि हाथों से लड़ाई करना, ऐसे जो होती थी, ये ऐसी फाइट्स हुआ करती थी, और ना ही किसी प्रकार की कोई फाइटिंग स्ट्रेटजीज इनके पास हुआ करती थी। तो ये हमने पढ़ा कि जो क्या क्या वीकनेसेस रही, और कौन कौन से रिवोल्ट ऐसे थे जो और क्यों ये जो नेशनल लेवल के ऊपर था ये अपनी आवाज़ नहीं उठा पाया, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके क्या क्या कारण थे, उसे क्यों एक सिपोही म्यूटिनी कहा जाता है, या फिर क्यों इसे एक नेशनल कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है, कि ये इतने रिवोल्ट्स हुए उन्हें नेशनल कैरेक्टर नहीं मिल पाया, जबकि 1857 के रिवोल्ट को एक नेशनल कैरेक्टर मिल पाया, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।